हेलो गाइस, तो जीमैट फाउंडेशन की एक और क्लास और आज आगाज होगा डेटा इनसाइट्स का। अभी तक हमने कुछ क्वांट की क्लासेस देखी, कुछ वर्बल की क्लासेस देखी। आज हम देखने वाले हैं डेटा इनसाइट्स और उसका सबसे पहला पार्ट, दैट इज टू पार्ट एनालिसिस। राइट, जैसा कि इस नाम में आपको क्लियरली दिख रहा है टू पार्ट, हमको दो चीजों पे जज करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि एक्स और वाई की वैल्यू पे करना पड़े, हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट के स्ट्रेंथन और वीकेन वाले एंगल पे करना पड़े, और हो सकता है कि ये डिसाइड करना पड़े कि कौन सा प्लेयर टीम में आएगा और कौन सा प्लेयर टीम में नहीं आएगा। राइट, तो टू पार्ट एनालिसिस। मैं आपको बता दूं कि इस साल राइट जीमैट फोकस एडिशन आ चुका है एंड जीमैट फोकस एडिशन में ये नया ब्लेंड आया है डेटा इनसाइट, और जहां पहले टू पार्ट एनालिसिस आईआर में आया करता था अब वो आएगा डेटा इनसाइट में। एंड नाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन डेटा इनसाइट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, क्योंकि इसका भी वेटेज इक्वली लिया जाएगा कहां पर, आपके फाइनल स्कोर जो 205 से 805 के बीच में आएगा। पहले आईआर को सेपरेटली मेजर किया जाता था, 800 में से स्कोर आईआर में नहीं कंसीडर किया जाता था, पर अब डेटा इनसाइट का किया जाएगा। सो दिस इज एन होल न्यू डोमेन जिसको हमको बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। तो आज देखेंगे कि टू पार्ट एनालिसिस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हमने गलत अप्रोच से किया तो हम बिल्कुल ही स्टक हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा और ये ब्रेन को बड़ी जल्दी ड्रेन करेगा, आपका ब्रेन बहुत जल्दी थकने लगेगा। राइट, बट अगर इसको सही तरीके से अटेम्प्ट किया जाए तो ये बहुत सिंपल है, टाइम टेकिंग भी नहीं है और आप बहुत फ्रेश माइंड से आगे बढ़ेंगे पेपर में। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हियर इज द ऑफिशियल लिंक एंड द क्यूआर कोड फॉर आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, एग्जाम क्वेरी एंड इंपॉर्टेंट नोट्स एंड ट्रिक्स। यू विल गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ओवर हियर। चलिए फिर अब और टाइम खराब ना करके सीधा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस हम समझेंगे कि टू पार्ट एनालिसिस क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है और विद एन इजी एग्जांपल उसको ट्राई करेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। राइट, उसके बाद हम पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे जो इजी टू मीडियम होगा, फिर हम सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे जो मीडियम होगा, फिर थर्ड हम ऑफिशियल गाइड का ही प्रॉब्लम करेंगे, इसका लेवल मीडियम टू हार्ड रहेगा, और फाइनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट 4 जो कि थोड़ा सा हार्ड साइड पे होगा। चलिए, तो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टू पार्ट एनालिसिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आराम से हल्के हल्के। तो टू पार्ट एनालिसिस क्वेश्चन में गाइस आपको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दी जाएगी। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट या तो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होगी, राइट, या कोई पजल टाइप का क्रिटिकल रीजनिंग जो आपका वर्बल में होता है, या फिर इक्वेशन बेस्ड जो आप मैथ्स में देखते हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल अभी एक इजी इक्वेशन करते हैं और हम लोग करते हैं उसको इक्वेशन बेस्ड। मान लेते हैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ गया, मल्टीपल कंडीशंस, एक बार मैं हट जाता हूं, आप आराम से रीड कर लो। If x plus 12 equals to 18 and y is a prime number which is less than half of x, find the values of x and y। तो एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। करेक्ट, पॉज कर लो, रीड कर लो, डन, स्टार्ट करें। अब इसके बाद आपको एक टेबल सी दी जाएगी। किस तरीके की टेबल? कुछ ऐसी, इसमें तीन कॉलम्स होंगे, यहां कुछ वैल्यूज, यहां पर x और यहां पर y, और साथ में कुछ चेक बॉक्सेस। ठीक, अब हमारा काम क्या है कि हमको जज करना है कि x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है। तो इस कॉलम में हम एक चेक बॉक्स को टिक लगाएंगे और इस कॉलम में भी हम एक चेक बॉक्स को टिक लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टिक लगाता हूं ऐसा कुछ यहां पर और यहां पर, राइट, कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट इट इज वेरी इजीली विजिबल टू यू। फॉर एग्जाम्पल यहां पर और यहां पर, इसका मतलब मैं आंसर कर रहा हूं कि x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 3। राइट, सो दैट इज हाउ वी आंसर दीज क्वेश्चंस। राइट, अब देखते हैं कि एक्चुअली में इसको सॉल्व करना कैसे है, राइट अप्रोच क्या है। ठीक है, अब गाइज आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, x प्लस 12 इक्वल्स टू 18, एक ये चीज काम की हमारे लिए, y इज अ प्राइम नंबर, ये चीज काम की है, एंड इट इज लेस देन हाफ ऑफ x, ये चीज काम की है। करेक्ट, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 12 इक्वल्स टू 18 अगर हमने आपको दे दिया, ऑफ कोर्स गाइस स्टार्टिंग विद एन इजी क्वेश्चन, राइट, तो क्लियरली x की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 6। राइट, 12 उधर चला गया, तो x तो पता चल गया 6 है, तो 6 और x पे यहां पर टिक लगा दो, आपका इतना पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। राइट, डन। अब बारी आती है y की। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं।
y इज अ प्राइम नंबर, ऑल राइट, विच इज लेस देन, सो y जो है वो है आपका लेस देन है, लेस देन हाफ ऑफ x, x 6 है, तो हाफ ऑफ x कितना होगा बेटा, 6 का हाफ यानी कि 3, यानी कि y जो है दैट इज लेस देन हाफ ऑफ x, तो ये 3 क्या है बेसिकली, 3 इज हाफ ऑफ x। अब y लेस देन 3 है, अब सर कंफ्यूज, सर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, बट एक चीज वापस देखो, y इज अ प्राइम नंबर। अब अगर y प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर जो कि 3 से छोटा है क्या क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, रिमेंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, so that means y is definitely equals to 2 because it is the only prime number which is less than 3. Remember 1 is not prime, right? और 0 और नेगेटिव नंबर तो प्राइम में कंसीडर ही नहीं किए जाते, यानी कि y डेफिनेटली कितना आ गया 2, y क्या आ गया 2 पे टिक लगाओ एंड आपका क्वेश्चन जो है करेक्ट हो गया है। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अटेम्प्ट करना है? अब यहां पर लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट आई विल कवर दैट, क्रिटिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है, राइट, दिस वन, ये आपको कवर करेंगे वर्बल फैकल्टीज, राइट, दिस इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्गुमेंट, वीकनिंग ऑफ द आर्गुमेंट, एजम्पशन क्या था ऑथर के पीछे, ये सब बातें, प्रिडिक्शंस क्या है, राइट, इक्वेशंस बेस्ड, अगेन मैथ्स बेस्ड, ये थोड़े से आसान हो जाते हैं अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है तो। ये बिल्कुल ही एक अलग पैरामीटर है लॉजिकल रीजनिंग वाला, राइट। लास्ट 2 क्वेश्चंस हम यहां से करेंगे आज, राइट, एंड इसमें बहुत मैटर करता है कि आपकी अप्रोच क्या है, ठीक है। इक्वेशंस तो चलो सब लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू अटेम्प्ट अ 2 पार्ट एनालिसिस क्वेश्चन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपसे बोलूंगा कि आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं आता हूं स्क्रीन पे और मैं ट्राई करता हूं। आई वुड एडवाइज यू दैट एक बार आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, है ना, लेवल हल्का सा आप है पर एक बार ट्राई करना तो बनता है बॉस, ठीक है। चलो ओके गाइस, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कर लिया था पॉज करके, अब मेरी बारी, ठीक है। लाइन बाय लाइन चलना है इसमें, ठीक है, लाइन बाय लाइन चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, एक साथ इतना ज्यादा अपने लिए कॉन्ट्रडिक्शन मत पालो। x plus y equals to 22. Now this is one equation given to us. But the point is, क्या मैं सीधा x plus y equals to 22 से केस बनाने लग जाऊं? नहीं, इनफाइनाइट केसेस है अभी, 121, 100 और -78 कितना लेते रहूंगा, तो ये तो एक इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। विल स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जिससे बहुत लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड नंबर्स या ऑप्शंस हमारे लिए खुले, तो इससे तो मजा नहीं आया। y is a prime number less than 17. Now this is a very important information. इससे y बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्यों समझते हैं। y क्या है बेटा, प्राइम नंबर है और 17 से छोटा है, 17 से छोटे प्राइम नंबर लिखो, 13 हो सकता है, 11 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस इतने ही केसेस है। क्यों, क्योंकि 17 से छोटा और प्राइम भी है, तो नेगेटिव वाले तो वैसे ही सारे खत्म हो गए, इतने ही प्राइम बचते हैं, राइट। अब आप ये मत कहना 15 प्राइम नहीं है, 5 से डिवाइड होता है, 9 नहीं है प्राइम, 9 3 से डिवाइड होता है। नाउ दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, व्हाई, बिकॉज नाउ y हैज वेरी लिमिटेड पॉसिबल ऑप्शंस। नाउ फॉर दीज y's वी कैन गो टू x, ठीक है। अब चलते हैं अपन x पे, ठीक है। अब x पे आ गए, अब x प्लस वाई कितना है 22, तो बेटा अगर y 13 है तो x कितना होगा, ऑफ कोर्स 13 प्लस 9 होता है 22, 11 प्लस 11 होता है 22, 7 प्लस 15 होता है 22, 5 प्लस 17, 3 प्लस 19 और 2 प्लस 20। नाउ दीज आर द पॉसिबिलिटीज, या तो ऐसा हो जाए या 11 11 बन के 15 7 17 5 19 3 20 22। अब हमने इसका भी यूज कर लिया, हमने y का प्राइम का भी यूज कर लिया, यहां तक सारी चीजें हमने यूज कर ली है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, और वो क्या दे रखा है कि x लाइज बिटवीन 5 एंड 16, x 5 और 16 के बीच में ही है, यानी कि x के पास सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शंस हैं, ये तो 16 से बड़ा है, ये भी 16 से बड़ा है, ये भी 16 से बड़ा है। अब अगर x 17 नहीं ले पाएगा तो y 5 नहीं ले पाएगा, बिकॉज दोनों का सम 22 करना है, इजंट इट। y को 5 बना दिया तो x को क्या होना पड़ेगा 17। अब अगर y 5 x 17 पर ये तो अलाउड नहीं है, यानी ये वाले कंडीशंस जो हैं, कौन से वाले कंडीशंस, ये वाले कंडीशंस कैंसिल आउट हो गए। क्यों, बिकॉज x इज ऑफ कोर्स लेस देन 16, तो जब x 17 19 20 नहीं बन सकता, y 5 3 और 2 नहीं बन सकता। सो नाउ
वी हैव यूज्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वापस से सुन लो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट था ये। अब ये डिसीजन मेकिंग गेम हो जाता है यहाँ पे कि किस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें। जब ये बोल रहा है वाई प्राइम नंबर है लेस देन 17, तो वाई बना 13, 11, 7, 5, 3, 2 खत्म। फिर बोला x प्लस वाई 22 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने x निकाल दिए। फिर बोला x 5 से 16 है, तो उसके बाहर के जो x थे वो काट दिया। यानी x के पास पॉसिबल ऑप्शन है 9, 11, 15 और y के पास पॉसिबल ऑप्शन है 13, 11 एंड 7। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कह रहा है सिलेक्ट अ वैल्यू विच कुड बी द वैल्यू ऑफ आइदर ऑफ द वेरिएबल्स x और y। इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो x भी ले सकता है और y भी ले सकता है? क्लियरली दिख रहा होगा 11 x के कॉलम में भी आ रहा है और y के कॉलम में भी आ रहा है। मतलब 11 ऐसी वैल्यू है जो दोनों ले सकते हैं। तो आइदर वेरिएबल कौन सी वैल्यू ले सकती है? 11 पे टिक लगाओ। 11 एक लौती वैल्यू है जो दोनों जगह दिख रही है। फिर बोल रहा है देन सिलेक्ट अ वैल्यू विच कुड बी द वैल्यू फॉर नाइदर ऑफ द वेरिएबल्स। फॉर नाइदर ऑफ द वेरिएबल्स मतलब ऐसी वैल्यू जो ना तो x ले पाए और ना ही आपका y ले पाए। अब ढूंढो भाई ऐसी कौन सी वैल्यू है। ठीक है, 7 की बात करते हैं। 7 तो y ले रहा है, तो 7 तो होगा नहीं भाई। ठीक है, 7 तो y ले सकता है। 7 कैन बी टेकन बाय y कैन टेक, इजंट इट। 15 की बात करते हैं, 15 x कैन टेक। 11 तो भाई दोनों ही ले सकते हैं। 5 की बात करते हैं, 5 नहीं नजर आ रहा। क्या आपको 5 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। मतलब 5 ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो x और y कोई भी नहीं ले पाएगा। सो दैट मींस 5 इज द वैल्यू विच नाइदर x नॉर y कैन टेक। अब ये मत कहना कि सर 5 y में तो था, नहीं था। अगर y 5 बन गया तो x को 17 बनना पड़ेगा एंड दैट इज नॉट अलाउड। क्लियर? बाकी आप देखो 9 x ले सकता था, 13 y ले सकता था। मेरे ख्याल से क्लियरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये हो गए कुछ मैथ्स बेस्ड। ठीक है, इजी मीडियम डन। आगे बढ़ाएं लेवल को, एक लेवल और आगे बढ़े। ठीक है, एक और थोड़ा सा हार्ड ट्राई करें। अब आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बेसिकली कुछ नहीं, केसेस बनाने हैं विद द गिवन इन्फॉर्मेशन और उन केसेस के हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर करना है। ठीक है, 3 कॉलम होंगे, इस कॉलम में भी एक टिक लगेगा, इस कॉलम में भी एक टिक लगेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। मैं एक बार स्क्रीन से वापस से हट रहा हूँ, आप वापस से इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं करूँगा। पॉज करके करना गाइस ट्राई। चलो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिया। ठीक है, अब मेरी बारी। गैस पॉज करके ना खुद से ट्राई करते रहो, हमें बताते रहो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अकॉर्डिंग लेवल हाई या लोअर साइड पे आ जाएगा, स्पीड फास्ट या स्लो हो जाएगी। ठीक है, चलो वापस से इनिशियल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, टेबल पे चलेंगे लास्ट में। ठीक है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर आई कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ ऐसी वैल्यू है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, एक्स आई प्लस 1 इज डिफाइंड एज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा समझते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स आई प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स आई, ये है मल्टीप्लाई बेटा। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई को ब्रैकेट करके लिख रहा हूँ, एक्स आई प्लस 2। ठीक है, राइट। पहले इसी को समझते हैं, फिर देखेंगे x5 x2 से बड़ा क्या है। आई क्या है? नेचुरल नंबर। मान लेते हैं मैंने आई को रख दिया बेटा 1, तो क्या बना हमारे पास? ये हो गया x, आई है 1, 1 प्लस 1 2, ये बन गया x2 इक्वल्स टू आई कितना है 1, ये आ गया x1, आई कितना है 1, 1 प्लस 2 3, x1 मल्टीप्लाई बाय x3। मतलब ये रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा जहां पर x1 x2 x3 x4 x5 कोई सीरीज होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि ऐसी कोई सीरीज चल रही है, राइट, तो इस वाले पार्ट को, जो ये वाला नंबर है, इसको हम बोलते हैं x1, इसको हम बोलते हैं x2, इसको x3, इसको x4, इसको x5 और x6। राइट, जो पहले पे बैठा हुआ है वो x1 है, जो दूसरे बैठा हुआ है x2 है, तीसरे बैठा हुआ है x3 एंड सो ऑन। और इनको ये रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा। मैंने i को 1 डाला तो बेटा यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, 1 प्लस 2 बन गया 3, 1 ऐसा का ऐसा और 1 प्लस 1 बन गया 2। तो ये रिलेशन इसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब x2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? वो आ रही है x1 मल्टीप्लाई बाय x3। क्लियर? एक और देखते हैं और ऑब्जर्व होने लगेगा। अब मान लेते हैं आपने i की जो वैल्यू है वो रखी 2। ठीक है,
अब अगर आपने i2 रख दिया है तो अब ये 1 1 1 नहीं रहे, अब ये i क्या क्या हो गए हैं, ये i हो गया आपका 2 2 2, ठीक है, ये i भी 2 हो गया, ये भी 2 और ये भी 2। i जो है वो बदलता रहेगा, क्या बदलता रहेगा, सारे नेचुरल नंबर्स लेगा, ऐसा ही वो बोल रहा है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर i। अब i2 रखा तो कितना बन गया बेटा, x2 + 1 x3 हो गया, इक्वल्स टू ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया x2, ये कितना हो गया 2 + 2 4 यानी कि x4। मतलब जो x3 है यानी कि 1 2 3 ये वाला x3, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ x2 एंड x4। अब मेरे ख्याल से फंडा क्लियर हो गया होगा कि जो भी डैश है वो अपने पीछे वाले और आगे वाले के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, अपने प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बराबर है। अब यहां से भी देख सकते थे, ये i + 1 का प्रेडिसेसर कौन होगा, i, और सक्सेसर कौन होगा इसका, i + 2, यानी एक नंबर अपने पिछले वाले और अगले वाले के बराबर है। क्लियर। ऐसी बेटा x4 की बात करोगे तो क्या होगा, इट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ x3 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ x5। इसके आगे अपने को जाना नहीं है तो मैं मिटा देता हूँ, राइट। क्यों नहीं जाना, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे x5 x2 तक की बातें कर रहा है, x4 x2 x5 तक की बातें कर रहा है, मैंने यही मेंशन कर दिया। अब यहाँ तक क्लियरिटी ले लो, अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ और दोबारा यहाँ तक सुनो, राइट। बहुत ही क्लियरली समझाया गया है, आराम से सुनो एक एक स्टेप लेके। पहले i को 1 डाला, ये आ गया, फिर i को 2 डाला, ये आ गया, इससे पता चला कि x3 2 यानी कि उसके पीछे वाला, 4 यानी कि उसके आगे वाला, उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, x2 उसके पीछे वाला यानी कि x1 आगे वाला यानी कि x3 के बराबर है। मतलब अगर हम लाइन में खड़े हुए हैं, मैं फिर ये और फिर ये, तो मैं इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता हूँ। डन। फिर मान लेते हैं ये है, इसके आगे ये है, तो ये आदमी मेरे और इस पेन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो ये वाला बंदा अपने पीछे वाले और आगे वाले के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, मैंने मेंशन कर दिया। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं x5 x2 से बड़ा है, ठीक है, इसको भी साइड में लिख लेते हैं, काम आएगा। यहां पे लिखते हैं, कहीं ना कहीं तो रोल आ जाएगा इसका। डन। ऑल्सो x4 = 1, तो x4 x1 x2 x3 x4 ये वैल्यू पता चल गई अपने को 1 है, राइट। तो इसको अपन रख देते हैं 1। इन द टेबल सिलेक्ट द वैल्यूज ऑफ x2 एंड x5। हमें किसको जज करना है, x2 को और x5 को। तो बेटा अब x2 और x5 में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी तो हम x2 और x5 को जज कर पाएंगे। सही बात है कि नहीं। तो बेटा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, x2 से या x5 से, किसी को एक वेरिएबल मानते हो और स्टार्ट कर दे। किससे करना चाहते हो, मैं x5 से करता हूं क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप घर पे x2 से ट्राई करना तब भी आंसर आएगा। तो अपन x5 को मान लेते हैं कि x5 था कोई वैल्यू x, या चलो आप x से कंफ्यूज ना हो जाओ, ऊपर वाले x1 x2 थे, तो इसको हम मान लेते हैं ये था a। डन। अब बेटा x4 क्या है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है, सही बात है कि नहीं, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि समथिंग विच वाज x3, राइट, x3 मल्टीप्लाई बाय x5, कितना हो गया x5, a शुड बी इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि x4 अपने पीछे वाले यानी कि x3 और अपने आगे वाले यानी कि a के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यहां से बेटा x3 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई x3 की वैल्यू, 1/a, यानी यहां पे अब लिख दूं मैं कि अगर ये a है तो ये आदमी को 1/a बनना पड़ेगा। डन। अब ऐसे ही बेटा x2 पे जाते हैं, ठीक है, ये वाले तीनों को पकड़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, x3 यानी कि 1/a शुड बी इक्वल टू अपने पीछे वाला विच वॉज x2 एंड अपने आगे वाला विच वॉज 1। यहां से आपके पास आ गया कि x2 कितना है, 1/a। अब ये थोड़ा बढ़िया लेवल का है, पीछे वाले लेवलों से थोड़ा सा बढ़ चुका है, यानी x2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1/a। क्लियर हो गया। x1 भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, पर निकालना ही नहीं। याद रखो कि ये 1 था, इसको ये माना, तो ये किसके बराबर होगा, दिस इंटू दिस। ये a है तो इसको 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा। अब ये 1/a है, ये 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/a, ताकि 1 को 1/a से मल्टीप्लाई करो और 1/a मिले। ये कैलकुलेशन। डन। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वापस पीछे जाओ और दोबारा देखो, राइट। डेटा इनसाइट का पहला लेक्चर है, मेहनत लगेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमें x2 और x5 में रिलेशन चाहिए। क्लियरली दिख रहा होगा कि x5a है तो x2 1/a है, ठीक है। यहां पर देखो x5 को जब हमने a माना तो जो x2 है वो उसी का उल्टा, इसी का पलट के, यानी कि 1/a आया। सही बात है कि नहीं। यानी हमको ऐसी दो वैल्यू देखनी है जो एक दूसरे के उल्टी हो, वही वैल्यूज हो सकती हैं x2 और x5 की।
यहां पर आके देखते हैं कौन किसके उल्टा है। ठीक है, 5 अगर एक बन गया तो दूसरे को इसका उल्टा यानी 1/5 बनना पड़ेगा, वो तो है नहीं, तो गेम खत्म हो गया इसका। ठीक है, इसका गेम खत्म हो गया। 1/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2, ये दोनों पड़े हुए हैं 2 और 1/2 एक दूसरे के उल्टे। 8 का उल्टा नहीं है, 1/3 का उल्टा 3 नहीं है, 1/6 का उल्टा 6 नहीं है, तो यानी एक जना 2 लेगा और एक जगह ना 1/2 लेगा। ये क्लियरिटी आ गई है। ये a है तो एक 1/, होगा, यानी कि एक 2 है तो एक 1/2 होगा। सवाल यह है कि कौन सा 2 और कौन सा 1/2। सर ये तो टेंशन की बात हो गई, ये तो कहीं दिखा ही नहीं। यहाँ तो सर हम आगे फंस गए। नहीं फंसे, ढूंढो ढूंढो, यहीं कहीं कुछ होगा। देखो कहीं अलग से कुछ लिखा तो नहीं हुआ मैंने ग्रीन पेन से। ये देखो ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x5 x2 से बड़ा है, यानी कि x5 को होना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 1/2 से बड़ा होता है, और x2 को होना पड़ेगा 1/2। ये इससे बड़ा भी हो गया और ये इसका उल्टा भी हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन का मीनिंग समझने जो टाइम लग रहा था वही लग रहा था, जो दिमाग लग रहा था वो सिर्फ मीनिंग समझने में लग रहा था। उसके बाद तो कहानी बड़ी आसान थी। ये 1 था, ये a माना। हमने इक्वेशन बनाई कि भाई 1 किसके बराबर होगा, a इंटू x3। यहाँ से x3 आ गया 1/a। फिर हमने कहा 1/a किसके बराबर होगा, 1 इंटू ये वाला आदमी यानी कि x2। क्लियर? So that is how mathematically a good question can come in data insight, right? In two part analysis। तो ये एक बढ़िया सवाल था जिसमें आपकी एक स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं लगती, पर थोड़ा सा दिमाग आपको हटके लगाना होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं थोड़े से क्रिटिकल रीजनिंग ओरिएंटेड, राइट, जो कि आपके थोड़े से लॉजिकल माइंड को आपके रिक्वायर करते हैं। एक तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग वो वाला हो गया, स्ट्रेंथ एंड वीकेंड वाला, वो तो VRC कराएंगे। एक आपका क्रिटिकल या लॉजिकल थिंकिंग बोल लो बेटर रहेगा, वो हो गया आपका चूज करने वाला, एक पजल टाइप की कहानी। तो उस पजल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड। अब मैं आपको बोलूंगा, आप इसको समझ चुके हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार आराम से तसल्ली से इसको पॉज करके पढ़ लो, फिर हम इसको पढ़ेंगे पूरी कहानी को और समझेंगे कि ये कहानी कहना क्या चाह रही है। ठीक है, तो गाइज मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ एंड आई विल गिव यू 2 मिनट्स। आप एक बार इसको आराम से पढ़ लो, काफी लाइनें हैं 5-7। टेक योर टाइम एंड रीड इट। चलो बेटा, अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो पॉज कर लो, दोबारा पढ़ लो, फिर आगे बढ़ना। चलो, तो नाउ आई एम एज्यूमिंग दैट यू हैव रेड इट, राइट, यू हैव अंडरस्टूड इट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, एंड नाउ इट इज माय टर्न कि हम बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो यस, अभी टेबल वेबल बाद में आएगी, सॉल्व नहीं करना, अभी सिर्फ पढ़ के समझना है। वो अगले पन्ने पे चलेंगे। अगले पन्ने में मैंने यही दोनों टेबल दोबारा से बना रखी हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने खुद से अटेम्प्ट करना है पहले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो बेटा, पॉज करके। राइट, चलो मैंने मान लिया कि आपने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। देखते हैं कि सही तरीका क्या था इसको अटेम्प्ट करने का। फिर ऐसा एक और करेंगे और क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, ये हल्के हल्के स्लोली पढ़ना शुरू करेंगे, मजा आएगा। बताना मजा आया तो, है ना, कमेंट्स में। फिर मैं ऐसे और सेशंस लेके आऊँगा, कोई डेटा इनसाइट के सेशन इतने पढ़े ही नहीं है, राइट, कहीं है ही नहीं, यूट्यूब इधर उधर कहीं मिले ही नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बनाना भी टफ है, राइट, और इसको समझाना भी टफ है। अब देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। A literature department at a small university in an English-speaking country is organizing a 2-day festival in which it will highlight the work of 10 writers who have been the subjects of recent scholarly work by the faculty। अब ये पूरी कहानी है, बस इसमें जो काम की चीज़ मिली है वो ये मिली है कि ये लोग एक 2-डे फेस्टिवल कर रहे हैं। यानी कि मैं अभी तक सिर्फ अपने डेटा के लिए ये लिखूंगा कि भाई एक डे 1 है और एक ये डे 2 है। करेक्ट, बस इतना। फटाफट पढ़ना है, टाइम खराब नहीं करना है ऊपर की 3 लाइनों में। 5 राइटर्स विल बी फीचर्ड ईच डे। यहाँ पर भी कितने राइटर्स आएंगे, 5 राइटर्स आएंगे, और यहाँ पर भी कितने राइटर्स आएंगे, 5 राइटर्स आएंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलो, सो दैट एक बार हम इसको पूरा पढ़ ले, हमें वापस ना जाना पड़े, अदरवाइज इट विल वेस्ट आवर टाइम। नाउ टू रिफ्लेक्ट द डिपार्टमेंट स्ट्रेंथ, अब इनको डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ दिखानी है, काम की बात तो कह रहे नहीं। द मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स scheduled फॉर वन ऑफ द डेज विल बी राइटर whose primary writing language is not English। अब कौन सा है हमको नहीं पता, राइट, पर हमको पता है कि डे 1 और डे 2 में से कोई तो एक ऐसा दिन है जहां पर इंग्लिश की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए। यही बोला उसने, पढ़ा आपने इस लाइन को, पढ़ा आपने, देखो, द मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स scheduled फॉर वन ऑफ द डेज, आपको नहीं पता डे 1 है या डे 2 है, will be the writers whose primary language is not English।
तो मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए। 5 मतलब 5 में मेजॉरिटी कितने से हो जाएगी? 3 से। मतलब कि किसी ना किसी एक दिन कम से कम सिर्फ 2 इंग्लिश वाले रह जाएं, क्योंकि 3 हो गए तो मेजॉरिटी हो जाएगी, राइट। अब कौन सा है हमें नहीं पता। ऑन द अदर डे, यानी कि अब वापस हमको नहीं पता कि डे 1 है या डे 2 है, अदर डे किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाला डे 1 हुआ तो ये डे 2 हो जाएगा, और ये वाला डे 2 हुआ तो ये डे 1 हो जाएगा। तो अदर डे पे क्या है? ऑफ द फेस्टिवल एटलीस्ट 4 ऑफ द राइटर्स, ये एक नंबर मिला काम की चीज, विल बी वुमेन। मतलब दूसरे दिन पे अपने को 4 वुमेन चाहिए। डन हो गई बात, क्लियर। तो आपको इंपॉर्टेंट डेटा निकालना है कि भाई दोनों में से एक दिन ऐसा है जिसमें इंग्लिश डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, और दूसरा दिन ऐसा है जिसमें अपने को 4 वुमेन चाहिए, राइट। दोनों दिन 5-5 लोग चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? नाइदर डे शुड हैव मोर देन 2 राइटर्स फ्रॉम द सेम कंट्री, यानी 2+ लोग ना तो डे 1 पे होने चाहिए ना डे 2 पे होने चाहिए। कहां से? सेम कंट्री से। ठीक है, मेरे पास बेटा जगह नहीं है तो मैं COUNT लिख रहा हूं बस। डन। नाउ डिपार्टमेंट मेंबर्स ने 4-4 लोग जो है फाइनल कर लिए। नाउ हमको बताना है कि भाई कौन सा आदमी हम ले कि नहीं ले, वो आगे कहानी आएगी। ठीक है, अभी तक क्या आप क्वेश्चन पढ़ के इतना कॉम्प्रिहेंड कर पाए? अब मेरे को ना ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी लाइनें मेरे लिए इतना बन चुकी कि भैया 2 दिन है, दोनों दिन 5-5 लोग आप लेके आओगे। किसी भी दिन पे 2 से ज्यादा लोग सेम कंट्री के नहीं होने चाहिए। डे 1 या डे 2 में से कोई तो एक ऐसा दिन है जहां पे इंग्लिश डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरा दिन, मतलब यहाँ डे 2 है तो यहाँ डे 1, यहाँ डे 1 है तो यहाँ डे 2, उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरा दिन 4 वुमेन का होना चाहिए। इतना डेटा आपको ये पूरी लाइंस पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करना है, राइट। अब इस पे मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, मेरा काम इसका हो चुका है। इस चीज को अपन अगले पन्ने पे लेके जाते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, इनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये पेज आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो हम एक काम करते हैं, डे 1 डे 2 लेके आते हैं। हमें क्या क्या मालूम है? डे 1 और डे 2 हमें एक चीज मालूम है कि भाई ऐसा है कि इस दिन भी 2 लोग सेम कंट्री के नहीं होने चाहिए। कंट्री सेम लिख देता हूँ मैं, राइट। नहीं होना चाहिए मतलब क्रॉस। यहाँ पर भी 2+ लोग कंट्री सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लिख देते हैं। अब मेरे को बेटा 2 पॉइंट याद है, क्या कि डे 1 और डे 2 इसमें से एक दिन ऐसा था जब इंग्लिश डोमिनेटिंग नहीं होनी चाहिए, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली डे 2 या डे 1, या तो ये कहानी होगी या ये कहानी, जहां पर आपकी 4 वुमेन आपको चाहिए। सही बात है। इतना डेटा हमने पीछे निकाल लिया था। कहाँ पे निकाल लिया था बेटा? यहाँ पे निकाल लिया था। करेक्ट हो गई बात। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि और क्या क्या सिनेरियो है। अब इन डेटा को देख के हम देखते हैं कि डे 1 में कौन आ सकता है, डे 2 में कौन आ सकता है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलना। अब इस टेबल की बात करते हैं कि डे 1 और डे 2 के जो 4 लोग फाइनल हो चुके हैं वो लोग कौन है। ठीक है, डे 1 में बेटा 1 2 3 फीमेल है। सबसे पहले मैं किस पर्सपेक्टिव में सोच रहा हूँ कि कौन सा दिन ऐसा है 4 वुमेन वाला। यहां पर अगर बेटा मैं बात करूं तो अपने पास 1 2 ही फीमेल है। ऑलरेडी अभी तक क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे 2 फीमेल पड़ी हुई हैं और 2 मेल पड़े हुए हैं। सही बात है कि नहीं? और इधर अगर मैं बात करूं तो बेटा 1 2 3 कितनी फीमेल पड़ी हुई है? 3 फीमेल है और 1 मेल है। अब आप मेरे को बताओ बेटा कौन सा डे ऐसा होगा जहां पर 4 वुमेन आ सकती हैं? आपको एक ही जना एंटर करना है। अब मैं इसमें फीमेल भी अगर ऐड कर दूं तब भी 3 फीमेल ही बना पाऊंगा, यानी ये वाला डे कभी भी 4 फीमेल का हो ही नहीं सकता है। यानी डेफिनेटली 4 फीमेल वाला डे ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑलरेडी हैं, अगली पक्का फीमेल आती होगी ताकि यहाँ 4 फीमेल हो सक जाए, क्योंकि यहाँ तो 4 फीमेल हो ही नहीं सकते। यानी कि जो अपनी कहानी है वो क्लियर हो चुकी है कि भाई जो आपका डे 1 है ये 4 फीमेल वाला है, और डे 2 ऑब्वियसली फिर नॉट इंग्लिश डोमिनेटिंग हो गया, यानी इसको काट दो। और अब इसको यहां पे लिख दो कि भाई इट इज वेरी ऑब्वियस कि फर्स्ट डे बिकॉज इट हैज 3 फीमेल, दिस विल बी द वन विच हैज 4th फीमेल। तो यहां पर हमको फीमेल ऐड करनी है और यहां पर हमको मेल ऐड नहीं करना है। सही बात है कि नहीं? जब आपको फीमेल ऐड करनी है तो मेल ऐड नहीं करना है, मैंने लिख दिया। और ऑब्वियसली दूसरा दिन हो गया जहां पे इंग्लिश डोमिनेटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरे दिन में इंग्लिश वाले कितने हैं? 1 2 इंग्लिश वाले ऑलरेडी पढ़े हैं, इंग्लिश डोमिनेटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि थर्ड इंग्लिश नहीं आ सकता, बिकॉज अगर तीसरा जना इंग्लिश वाला आ गया तो ये तो इंग्लिश डोमिनेटिंग हो जाएगा, वो तो अलाउड था नहीं।
यानी अब मैंने इसका भी यूज़ कर लिया और इसका भी यूज़ कर लिया, और अब यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पर आपको इंग्लिश वाला आदमी तो नहीं चाहिए। क्लियर हो गई बात? सो दैट इज हाउ वी हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप। इस पे सीधा जाके डालना मत शुरू कर देना इसमें कि चलो इसको यहाँ पे बना देते हैं फिफ्थ, चलो इसको यहाँ पे बना देते हैं फिफ्थ। नो, अदरवाइज इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग एंड इट विल ड्रेन योर माइंड। दिस इज सिंपलर कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे खेल रहे हो, डेटा पे खेल रहे हो। नाउ लेट अस गो टू दिस पार्ट कि 2+ कंट्रीज सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक नाइजीरिया से था, एक फ्रांस, एक यूके। तो फ्रांस के जो 2 लोग हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी अब फ्रांस से कोई नहीं आ सकता। करेक्ट बात है कि नहीं? यानी कि डे 1 पे आके लिख देते हैं कि भाई हमको मेल नहीं चाहिए, और 2 कंट्री जो कहानी थी उसकी वजह से अपने को राइट फ्रांस भी नहीं चाहिए, फ्रांस भी नहीं चाहिए। क्लियर हो गई बात? सो दीज आर द थिंग्स विच वी डोंट वांट। मेल नहीं चाहिए, फ्रांस नहीं चाहिए क्योंकि फीमेल चाहिए। इधर इंग्लिश नहीं चाहिए, ये तो क्लियर है क्योंकि इंग्लिश डोमिनेटिंग हो जाएगी। कंट्री कौन सी नहीं चाहिए? अपने पास एक यूके आ चुका है, एक यूके आ चुका है, यूके 2 हो चुके हैं, अर्जेंटीना चाइना एक ही किया, तो यूके एक और नहीं होना चाहिए। यानी यहां पर अपने को यूके से भी कोई प्लेयर नहीं चाहिए। डन होगी बात? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। व्हेन वी हैव कॉम्प्रिहेंडेड द एंटायर स्टेटमेंट्स, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। ऐसा कौन सा जना है जो डे 1 में और डे 2 दोनों में आ सकता है? इनमें से वही जना दोनों में आ सकता है जो इन दोनों कंडीशंस को, जो कि नॉट रिक्वायर्ड हैं, उनको पास कर जाए। ना तो इस फीचर में आए ना उस फीचर में आए, तो वो दोनों में आ सकता है। चेक करें। लेग्विन फीमेल है, राइट। सबसे पहले एक काम करते हैं, मेल तो आ नहीं सकता भाई दोनों में, क्योंकि यहां पे हमको फीमेल चाहिए, मेल चाहिए नहीं। तो मेल कौन है? ये। तो ये तो दोनों में आ नहीं सकता क्योंकि ये डेफिनेटली डे 1 का तो पार्ट ही नहीं है। कोई भी मेल डे 1 का पार्ट नहीं है, तो सारे मेल काट देते। ये मेल गया, ये भी मेल चला गया क्योंकि ये डे 1 में नहीं आ सकता। और कोई मेल है, ये भी मेल है, ये भी डे 1 में नहीं आ सकता। तो दोनों में कैसे आएगा? ये वो है जो कि दोनों दिन में आ सकते हैं। ठीक है, ये कौन से लोग हैं? आइदर डे, मतलब चाहे डे 1 में आए तो भी चलेगा और डे 2 में आए तो भी चलेगा। और हम जानते हैं कि भाई डे 1 में तो फीमेल चाहिए ही चाहिए, तो कोई फीमेल ही हो सकती है जो दोनों डे में आने का कैलिबर रखे। मेल तो हो नहीं सकता क्योंकि वो इसमें फिर कभी भी नहीं आ पाएगा। करेक्ट। चलो, तो ये लोग तो कट गए, अब बचे ये तीनों। ठीक है, फीमेल 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 है, तो ये डे 1 में अभी तक आ सकते हैं। क्या ये फ्रांस के तो नहीं है इनमें से कोई? राइट, क्या ये फ्रांस के तो नहीं है? ये है यूएसए की, ये है जापान की, ये फीमेल आ गई फ्रांस की। यानी कोलेट भी नहीं आ सकती, यानी कि कोलेट भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये किसकी है? ये है फ्रांस की, और फ्रांस अलाउड नहीं है, तो ये इसमें नहीं आ पाई। तो दोनों में तो सवाल ही नहीं उठता। अब बात आती है लेग्विन और मुरास्की की। ठीक है, तो ये दोनों फीमेल हैं, यहाँ तो आ सकती हैं। फ्रांस की नहीं है, तो ये डे 1 में तो आ सकती हैं। बट बात करते हैं डे 2 की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डे 1 और डे 2 दोनों में आना चाहिए। डे 2 में चलो, डे 2 में कह रहा है कि इंग्लिश बोलने वाला नहीं चाहिए अपने को। ये देखो कौन है? इंग्लिश। यानी कि लेग्विन भी कट गई, बिकॉज शी कैन नॉट कम ऑन डे 2, शी विल बी इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश डोमिनेटिंग हो जाएगा। यानी बचा कौन? मुरास्की। ये दोनों में आ सकता है। देखो यहाँ पे आ पा रहा है, फीमेल है, यस। देखना जरा, फ्रांस की तो नहीं है, नहीं है, जापान की है। क्या इधर आ सकता है? देखो यूके की तो नहीं है, नहीं, जापान की है। इंग्लिश तो नहीं बोलती, नहीं, जापानीज बोलती है। दैट्स हाउ स्टेप बाय स्टेप वी नीड टू गो अहेड एंड सॉल्व। ठीक बात है। तो यानी कि आंसर हो गया ये वाला। तो काटते जाओ, एलिमिनेशन प्रोसेस से जाओ। ठीक बात। अब हम बात करते हैं उस जने की जो कि ना तो डे 1 में आ सकता है, ना डे 2 में आ सकता है, नाइदर डे। द पर्सन हु कैन नॉट बी एडेड इन बोथ द डेज, ना डे 1 में ना डे 2 में। राइट, तो या तो उसके पास इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक हो जाए, या फिर उसके पास इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक हो जाए। राइट, अब हमें ऐसा बंदा चाहिए कि जिसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से है और एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से है, तो वो दोनों में नहीं आ पा रहा। सही बात है कि नहीं? या तो यहाँ पे कहीं से फंस जा रहा है, या पे यहाँ पे कहीं से फंस जा रहा है। डन। चेक करते हैं। देखो भाई, इसको तो काट ही दो क्योंकि ये तो दोनों में ही जा पा रही है, तो ये कैसे वो हो सकती है जो दोनों दिनों में ही ना जा पाए? करेक्ट। लेग्विन की बात करते हैं। लेग्विन है इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ तो नहीं जा पाएगी। पर क्या लेग्विन यहाँ पे जा पाती है? ऑफकोर्स यहाँ पे जा पाती है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल है। राइट, ये फ्रांस से नहीं है, ये तो यूएसए से है, तो ये डेफिनेटली डे 1 में तो जा सकती है। कहाँ पे जा सकती है? डे 1 में तो जा सकती है। तो ऑफकोर्स शी इज नॉट द वन हु कैन नॉट गो इन बोथ द डेज। लॉन्ग फेलो की बात करते हैं। लॉन्ग फेलो है मेल, तो इसका डे 1 तो कैंसिल हो गया भाई, नहीं जा सकता। लॉन्ग फेलो है इंग्लिश, तो इसका डे 2 भी कैंसिल हो गया।
ये इंग्लिश की वजह से डे 2 में नहीं जा पा रहा और मेल की वजह से ये डे 1 में नहीं जा पा रहा, यानी यही वो आदमी है जो दोनों जगह नहीं जा पाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। हालांकि आपको चेक करना है तो मैं बाकी भी चेक करके दिखा सकता हूँ। मुरासा की तो बेटा डे 1 डे 2 दोनों में जा पा रही थी। कोलेट की बात करते हैं, ठीक है, कोलेट फीमेल है, यहाँ पे अभी तक जा रही है। फ्रेंच है, फ्रांस है, नहीं जा पा रही। डे 1 तो कैंसिल हो गया कोलेट का, बट डे 2 देखते हैं। डे 2 में हमें इंग्लिश नहीं चाहिए, इंग्लिश नहीं है भाई साहब। यूके नहीं चाहिए, यूके नहीं है भाई साहब। तो ये आपके डेफिनेटली डे 2 में तो जा सकती है, ठीक है। कहाँ पे जा सकती है? डे 2 में तो ये जा सकती है। अभी हम डेफिनेटली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चेक कर रहे हैं बेटा, गेम खत्म हो चुका था। ऐसी वर्गस लॉसा की बात करो, ये मेल है तो इसमें तो नहीं जा पा रही, इसमें तो फीमेल चाहिए। इधर की बात करते हैं, इंग्लिश तो नहीं है, नहीं। स्पेनिश है, यूके से तो नहीं है, नहीं बेटा। पेरू से है, तो ये भी ऑफकोर्स आपका डे 2 में जा सकती है। कम टू दिस पार्ट, मेल है तो डे 1 से तो गया। फ्रेंच है, यूके इंग्लिश दोनों में नहीं आ रहा, यानी कि ये भी आपका डे 2 पे जा सकता है। सो वी हैव गॉट द आंसर। यू कैन अंडरस्टैंड दैट विद दिस बेसिक अप्रोच जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स से आ रहे हैं, हमको इतना टाइम ही नहीं लग रहा। हम इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ नहीं डाल रहे। जब आप खुद से करोगे ना ट्राई इस पर्टिकुलर मेथड से, तो आप रियलाइज करोगे कि कितनी जल्दी आप इसको खुद से कर पा रहे हो। यहाँ पर हमको एक ऐसी फीमेल चाहिए थी जो फ्रांस से ना हो, और यहाँ पे हमको मेल फीमेल दोनों चलेगा, बस एक ऐसा जाना चाहिए जिसको इंग्लिश नहीं आती और जो यूके से नहीं है। दैट्स हाउ वी थिंक। नाउ वी लुक फॉर दोज पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर होगी बात? डन। अगर आपको ऐसा जाना ढूंढना है जो दोनों में आए, तो उसके पास इसमें और इसमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई हो गई तो वो डे 2 में नहीं आ पाएगा, इसमें से कोई हो गई तो वो डे 1 में नहीं आ पाएगा। फिर जब बात हो रही है कि आपको ऐसा जाना चाहिए जो दोनों ही दिन में ना आ पाए, मतलब उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें से और एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें से होनी चाहिए जरूरी। वन फ्रॉम दिस विल कैंसिल इट्स प्लेस इन डे 1, वन फ्रॉम दिस विल कैंसिल इट्स प्लेस फ्रॉम डे 2। इस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया। समझ गए बात आप? क्लियर? डन। तो मैंने कहा ना फ्रांस, यूके, इंग्लिश और मेल काट दो, उसके बाद जो बचा वही आइदर में आ सकता है। जैसे कि वापस इस पे इंग्लिश, ये कैंसिल, इंग्लिश कैंसिल, फीमेल जापानीज जापान, ये आ रहा है दोनों में भाई। फिर फ्रांस कैंसिल, इधर मेल कैंसिल, मेल कैंसिल। मेल फ्रांस इंग्लिश यूके में से कुछ भी दिख जाए, वो आदमी दोनों जगह पे नहीं आ सकता। दैट फास्ट यू कैन बी, राइट? समझ गए? क्लियर? अब आगे बढ़ो और एक लास्ट खुद से ट्राई करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके जाओगे। द लास्ट वन इज द हार्डेस्ट, ठीक है। पिछला वाला ओजी का था, ये मैंने खुद बनाया है अभी बैठ के। नाउ दिस वन इज द हार्डेस्ट। एक बार फील लो कि किस लेवल तक मैक्सिमम जा सकता है। टेक योर टाइम, राइट? पहले इसको आराम से पढ़ लो पॉज करके, फिर उसके बाद मैं अगले पन्ने पे लेके जाऊंगा जहाँ टेबल होगी, उसको भी आराम से पढ़ना, पॉज करके ट्राई करना। तो फर्स्ट सी दिस, रीड इट। नाउ वंस यू आर मूविंग अहेड, ये टेबल है, सॉल्व करना, ठीक है। वापस इसको भी पॉज करके कर लिया ट्राई? चलो, आई एम एज्यूमिंग आपने ट्राई कर लिया, ठीक है। अब मैं पीछे चलता हूं, करो अब ट्राई वापस से, ठीक है, एंड देन विल बिगिन। चलो ओके, एज्यूमिंग दैट आपने कर लिया, अब मेरी बारी, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, फिर वही देख लेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। ऑलवेज प्ले ऑन द कैरेक्टरिस्टिक rather than playing on the individual, ठीक है। Students of a class are divided into 4 houses, so this is going to be one of the characteristic कि which house you are. For red house I am going to write R, blue के लिए B, green के लिए G और yellow के लिए Y, as given in the table 1। तो red के ये लोग हैं, blue के ये, yellow के ये, green के ये, ठीक है। M represents male, F represents female, so the second characteristic is going to be who are male and who are female। 3 teams of 4 members each are to be formed। 1 2 3 4 टीम है, सही बात है, ओके। एंड टीम मस्ट नॉट, ये नॉट को मिस नहीं करना बेटा, द टीम मस्ट नॉट हैव ओनली वन जेंडर, मतलब ऑल फीमेल्स, यानी कि ऑल एफ नहीं होना चाहिए और ऑल एम नहीं होना चाहिए। दैट्स हाउ यू कॉम्प्रिहेंड। अब हम कैरेक्टरिस्टिक पे वापस बात करने लग गए। एंड मस्ट हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्जैक्टली 3 हाउसेस, तो किसी भी टीम में हमको 3 हाउसेस ही दिखने चाहिए, राइट? नाउ थिंक, वी हैव 3 हाउसेस
फॉर श्योर हमें एग्जैक्टली 3 हाउसेस चाहिए और टीम बनानी है 4 लोगों की, 4 पीपल की। 3 हाउस से 4 लोग कैसे निकाल सकते हो, इस पे सोचो। 3 हाउस से 4 लोग कैसे निकाल सकते हो? 3 टीम्स ऑफ 4 मेंबर्स एंड इट सेज एग्जैक्टली 3 हाउसेस। सोच के बताओ, 3 हाउसेज हैं और 4 लोग हैं, मतलब आप एक हाउस से 2 जने लोगे, मान लेते हैं हाउस 1 बोल देते हैं, एक हाउस से 1 जना लोगे और एक हाउस से आप 1 जना लोगे। पहले हाउस से 2 उठाए, दूसरे हाउस से 1 और तीसरे हाउस से 1। इसी तरीके से आप 4 लोग उठा सकते हो 3 हाउसेस से, क्योंकि अगर आपने किसी भी हाउस से 3 लोग उठा लिए, मान लेते आपने कहा नहीं मैं तो हाउस 1 से 3 पीपल ले रहा हूँ, अब हाउस 2 से 1 ही जना तो ले पाओगे, 4 पूरे हो गए। अब आपके पास 2 ही हाउस हैं, जबकि आपको कितने चाहिए? 3 हाउसेस। फंस गए। यानी किसी भी हाउस से 3 लोग तो नहीं आ सकते, 4 तो फिर आ ही नहीं सकते। और अगर आप चारों हाउस से 1-1 लोग चले गए तो फिर 4 हाउस हो गया, आपको 3 हाउस चाहिए। मतलब किसी भी टीम में 3 तरीके के हाउसेस दिखेंगे, जिसमें से एक हाउस से 2 बंदे होंगे और एक हाउस से 1 और बचे हुए तीसरे हाउस से 1। मतलब एक हाउस तो ऐसा रह जाएगा जो उस टीम में पार्ट था ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि 2 रेड से आ गए, 1 ब्लू से, 1 ग्रीन से। ऐसा हो सकता है 2 ब्लू से आ गए, 1 येलो, 1 ग्रीन से। और कोई कंडीशन है नहीं। यू विल हैव 3 हाउसेस, 1 से 2, 1 से 1, 1 से 1, और चौथा उस टीम का हिस्सा बन ही नहीं पाएगा। अदरवाइज 4 हाउसेज हो जाएंगे और वो चाहिए नहीं, अपने को 3 हाउस चाहिए। डन। ये कॉम्प्रिहेंड करना जरूरी था। नाउ ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ वन टीम कैन बी अ पार्ट ऑफ अनदर टीम। ठीक है, एक स्टूडेंट दूसरी टीम में भी हो सकता है। द क्लास इज ऑलरेडी डिसाइडेड द 3 पीपल। 3 लोग डिसाइड हो चुके हैं, चौथे की बात करनी है। ठीक है, तो वो आपके 3-3 लोग डिसाइडेड हैं और एक बंदा अलग अलग टीम में हो सकता है, वो दिख भी रहा है, खैर वो मेंशन नहीं करता तो भी मानना पड़ता है, क्योंकि जोसेफ यहाँ भी था और जोसेफ यहाँ भी था। ठीक है, तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है और बाकी इनके बारे में आपको बता रखा है। अब अटेम्प्ट कैसे करेंगे, व्हाट शुड बी द राइट वे? अगेन देयर आर 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स? हाउस, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, जिसको हम R, B, Y और G से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मेल और फीमेल। नेक्स्ट वी हैव एक हाउस से 2 लोग, एक हाउस से 1 और एक बचे हुए तीसरे हाउस से 1। डन। अब चलते हैं अगले पन्ने पे। ये टेबल मैंने यहाँ आपको बना दी। क्लियर? चलो एक काम करते हैं, पहले हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि चौथे हाउस पे क्या क्या चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। जोसेफ कौन था? जोसेफ था रेड और मेल। फटाफट यहाँ पे गाइस उठा के लिख दो इनकी कैरेक्टरिस्टिक। जोसेफ कौन था? रेड, मेल। क्लियर है? मैं ऐसे करके लिखते जा रहा हूँ। ठीक। लुइस कौन था बेटा? लुइस ढूंढो यहाँ पे। लुइस था येलो और मेल। फटाक फटाक इसको आपको कंप्लीट कर देना है। गुप्टिल, गुप्टिल कितना था बेटा? येलो और मेल। मैक्स कितना है? मैक्स है रेड, मेल। फिर उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। पेरी क्या है? ब्लू, फीमेल। मार्टिन, मार्टिन का है बेटा? मार्टिन ये रहा, ग्रीन, मेल। ठीक है, जोसेफ रेड मेल यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। मैक्स रेड मेल यहाँ पे भी है तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। जो रिपीट हो रहा है वो तो यहाँ पे लिख दो। जोसेफ रेड मेल यहाँ है, यहाँ पे भी लिख दो। ठीक है, रिक, रिया और मैक्स बचे। रिक का है? रिक, रिक ये रहा, ग्रीन, मेल। रिया और मैक्स, रिया का है? रिया ये रही, येलो, फीमेल। अब बचा लास्ट, दैट इज मैक्स। मैक्स किधर गया बेटा? मैक्स ये रहा, रेड, मेल। अब हमने ये सारी कहानी लिख दी। अब देखो इससे अपने को फायदा कितना होगा। अभी तो हम, नहीं तो हम एक एक जने को उठा के डालना शुरू करते, यहाँ आ रहा है, 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 यहाँ आ रहा है। इतने सारे लोगों को इतने सारे में ट्राई करना पड़ेगा। अब हमने ये लिख दिया, फटाक से होगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। इधर के 3-3 बंदे पता है हमको। अब चौथे बंदे की बात करते हैं कि चौथे बंदे के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पर 3 मेल आ चुके हैं। याद रखना जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन में क्या था कि भाई चारों सेम जेंडर नहीं हो सकते, चारों फीमेल और चारों मेल नहीं चलेंगे। यहाँ पे 3 मेल अभी तक आ चुके हैं, मतलब इधर जो भी आपको चाहिए वो कौन चाहिए? पहला तो वो आपको फीमेल चाहिए। सही बात है कि नहीं? दूसरा, एक तो फीमेल चाहिए, ये कंफर्म हो गया क्योंकि नहीं तो चारों मेल हो जाएंगे। येलो से 2 बंदे आ चुके हैं, राइट? 2 बंदे आपके पास येलो वाले हो चुके हैं। यहां पे लिखते हैं उसको। एक हाउस येलो है, दूसरा हाउस भी येलो है। एक हाउस आपके पास हो चुका है रेड। एक हाउस और चाहिए और एक बंदा और चाहिए। यानी या तो ग्रीन हाउस का बंदा होगा या फिर ब्लू हाउस का बंदा होगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं।
रेड से आ नहीं सकता, नहीं तो 2 ही हाउस रह जाएंगे आपके पास, येलो और रेड। येलो से आ नहीं सकता, फिर 2 ही हाउस रह जाएंगे। मैंने बात की थी ना, एक हाउस से 2 लोग, एक हाउस से एक हाउस से एक। तो येलो के 2 वाला पार्ट खत्म हो गया, 2 वाला हाउस निपट गया, एक रेड, अब बचा ग्रीन और ब्लू। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपको जाना चाहिए वो फीमेल होना चाहिए, एंड वो या तो ब्लू हाउस का होना चाहिए या फिर वो ग्रीन हाउस का होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक पे खेलना शुरू कर दिया। अब टीम 2, टीम 3, टीम 4 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं। मेल फीमेल मेल, तो ऑल जेंडर सेम तो हो नहीं सकते, यानी कि यहाँ पर अपने को मेल भी चलेगा और फीमेल भी चलेगा। हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे रेड हाउस आ चुका है, ब्लू हाउस आ चुका है, ग्रीन हाउस आ चुका है, यानी तीनों हाउस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। येलो का नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि येलो हो गया तो 4 हाउस हो जाएंगे। दैट मीन्स रेड, ब्लू या ग्रीन में से कुछ भी उठा लो, करेक्ट है, आपके पास 3 ही हाउस रह जाएंगे। टीम 3 की बात करते हैं, वी हैव फीमेल मेल एंड मेल, दैट मीन्स ऑल 4 मेल ऑल 4 फीमेल हो ही नहीं सकता है, यानी कि यहाँ पर भी मेल फीमेल कुछ भी चलेगा। हाउस की बात करते हैं, रेड के 2 आ गए तो रेड तो आ नहीं सकता, येलो आ गया, येलो भी नहीं आ सकता, बचा या तो ब्लू या ग्रीन, तभी तो आपके पास तीसरा हाउस चाहिए। अभी तीसरा हाउस इंट्रोड्यूस होना है, सिर्फ रेड हाउस और येलो हाउस 2 ही हाउस इंट्रोड्यूस हुए हैं। इधर मेल मेल मेल, दैट मीन्स यहाँ पर डेफिनेटली फीमेल चाहिए। हाउस रेड इंट्रोड्यूस हो चुका है, ग्रीन इंट्रोड्यूस हो चुका है, थर्ड हाउस अभी भी चाहिए। कौन कौन से बचे, या तो ब्लू या तो येलो। यहाँ तक हम पहुँच गए, क्योंकि आपको हर टीम में 3 हाउसेस देखने हैं। यहाँ अभी तक आप रेड ग्रीन 2 ही देख पा रहे हो, तीसरा हाउस चाहिए। कौन सा होगा, या तो येलो या तो ब्लू। फीमेल होगी क्योंकि 3 मेल। ऐसे करते करते मैंने सब निपटा दिया। अब मेरे को सारी कंडीशंस पता है, ये और ये। अब मेरे लिए सोचना कितना आसान हो गया। ऐसा जना जो चारों में आ जाए, राइट, सिलेक्ट अ पर्सन हु कुड बी द 4th मेंबर ऑफ ऑल द टीम्स। ऐसा जना जो चारों में आ जाए, मतलब उसके पास ये चारों कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। वो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करे, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। अब ऐसा मेल होगा या फीमेल होगा जो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करेगा? ऑब्वियसली कोई फीमेल, क्योंकि कोई भी मेल ये वाले और ये वाले हाउस में तो स्टेप इन कर नहीं पाएगा। दैट मीन्स अ पर्सन हु कैन एंटर ऑल द 4 हाउसेज मस्ट बी अ फीमेल। तो सारे मेल काट देते हैं यहाँ पे, तो इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक फटाफट लिख देते हैं ताकि हमारे पास आसान हो जाएगा देखना। पहली क्या था, पहली था ब्लू एंड फीमेल। एंजेलिना थी ग्रीन एंड फीमेल। काल है अपने पास ब्लू एंड मेल। सोफी अपने पास ब्लू एंड फीमेल। रिया है अपने पास येलो एंड फीमेल। लुइस है अपने पास, कहाँ गए भाई लुइस भैया, ये रे, येलो एंड मेल। डन। नाउ the person who can be a part of all the teams must be a female, because a male cannot enter team 1 और team 4. That means जो सबका पार्ट हो सकता है वो फीमेल होना चाहिए। ये क्या है, मेल, इसको काटो। ये क्या है, मेल, इसको काटो। ये बचे। फीमेल भी कौन से हाउस की? अगर मैं फीमेल ब्लू हाउस की लूँ तो इधर और इधर दोनों जगह आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है और यहाँ भी आ सकती है। क्या फीमेल ग्रीन हाउस की हर जगह आ सकती है? फीमेल ग्रीन, फीमेल ग्रीन, फीमेल ग्रीन, बट यहाँ तो आ नहीं सकती। यहाँ तो फीमेल चाहिए ब्लू हाउस की या येलो हाउस की, तो फीमेल ग्रीन हाउस की नहीं आ सकती, फीमेल येलो हाउस की नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे ब्लू हाउस की है। दैट मीन्स अ पर्सन हु फुलफिल्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीमेल ब्लू हाउस, फीमेल ब्लू, फीमेल ब्लू, फीमेल ब्लू, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फीमेल येलो, वो और कहीं पे जाके आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नहीं मिल रही। दैट मीन्स द पर्सन हु कैन बी इन बोथ द टीम्स हैज टू बी फीमेल एंड ब्लू हाउस। फीमेल ब्लड ढूंढते हैं भाई, फीमेल ब्लू, ये ब्लू फीमेल है, राइट, दिस इज ग्रीन एंड फीमेल, तो गया। दिस इज ब्लू एंड फीमेल, फाइन, दिस इज येलो एंड फीमेल, गया। ये बचा और ये बचा जो ब्लू हाउस की फीमेल थी, यानी पेरी और सोफी। अब सवाल है कि सर आप क्या करें, पेरी आ सकती है, सोफी, सर ये तो दो ऑप्शन आ रहे हैं। नहीं, एक चीज चेक करते हैं, क्या पेरी या सोफी किसी भी टीम का पार्ट पहले से ही तो नहीं थी? क्योंकि अगर वो पहले से ही किसी टीम का पार्ट थी तो 4th मेंबर कैसे हो सकती है? 2 पेरी या 2 सोफी थोड़ी हमारे पास। यस सर, टीम 2 में पेरी पहले से ही है, तो फिर 4th मेंबर पेरी कैसे हो सकती है? यानी कि पेरी इज ऑल्सो नॉट द पर्सन हु कैन बी इन ऑल द टीम्स बिकॉज शी इज ऑलरेडी देयर। यानी एक ही जना बचता है, दैट इज सोफी, हु कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑल द टीम्स। ये ब्लू है और फीमेल है, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा और चल जाएगा। देखो क्या किसी टीम में भी सोफी पहले से तो नहीं थी? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सोफी ही वो जना है या वो लड़की है, सॉरी, जो सब सारे के सारे टीम में आ सकती है। अभी कैरेक्टरिस्टिक से गया तो मैं फटाक से रख पाया, अगर मैं आपको समझाना नहीं होता तो ये चीज़ें मैं फटाफट लिख लेता। यहीं से दिखता बेटा कि यहाँ पे मेल मेल मेल, यहाँ पे आपको फीमेल चाहिए,
कौन से हाउस है, रेड और येलो, एक बचा है, यानी कि ब्लू और ग्रीन में से कोई आएगा। यहाँ पे मैं देखता मेल फीमेल, मेल कोई टेंशन नहीं है, मेल फीमेल में से दोनों चलेगा। रेड ब्लू ग्रीन यानी कि हाउस जो है रेड ब्लू ग्रीन रह जाएगा। यहाँ मैं देखता मेल फीमेल, मेल यानी मेल फीमेल दोनों चलेगा, क्यों, क्योंकि इंट्रोड्यूस हो चुके हैं दोनों जने। येलो रेड तो बचा कौन सा बेटा, ब्लू ग्रीन। ऐसे में देखता तीनों मेल तो डेफिनेटली फीमेल चाहिए, और कौन सा हाउस चाहिए, रेड ग्रीन खत्म हो चुका है तो ब्लू और येलो में से कुछ चाहिए। फिर मैं देखता कि जो सब में कॉमन है, सबका इंटरसेक्शन है, ऐसा पर्सन जो सबको फॉलो करता है, यहाँ से फीमेल ब्लू है, यहाँ से फीमेल ग्रीन है, राइट। यहाँ पे फीमेल ग्रीन मिल नहीं रही है, तो ऑब्वियसली एक ही चीज़ बच गई, फीमेल ब्लू। अब वो सब में आ रही है, उससे मैं इन दोनों पे आ जाता, सोफी और पैरी, और फिर पैरी हट जाती क्योंकि यहाँ पे। अदरवाइज आप डाल के देखना, एक एक करके आप जने को डालते रह जाओगे और आपका सारा टाइम निकल जाएगा और माइंड भी ड्रेन होने लगेगा। येस, दिस इज टफ, हार्डेस्ट डेटा इनसाइड का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपका, क्रिटिकल थिंकिंग वाला, लॉजिकल थिंकिंग वाला। मैथ्स वाला आपने देखा आसान थे, बट इनको अगर आपने कर लिया तो वहाँ तो आप फिर आसानी से कर लोगे। अब बारी है, कुड नॉट बी अ पार्ट, इनमें से कौन ऐसा जना है जो इनका कोई भी पार्ट ना हो सके। ठीक है, अब ये आप होमवर्क में करोगे और आके मेरे को कमेंट्स में बताओगे कि क्या सही आंसर है। मैं वापस आपको टेक्निक बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। आप यहाँ पे रखना शुरू करना कि फीमेल ब्लू और फीमेल ग्रीन वाले लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा जना ढूंढना है जो किसी में ना आ पाए। तो एक एक करके चेक भी कर सकते हो आप कि भाई पैरी है ब्लू फीमेल, क्या पैरी यहाँ पर आ सकती है, ब्लू एंड फीमेल, ब्लू फीमेल यहाँ पर अलाउड है, क्या ब्लू फीमेल यहाँ पे अलाउड है, यस। ठीक है, अब पैरी यहीं पे ही अलाउड हो गई तो ये तो आंसर हो नहीं सकती। पैरी इज ब्लू फीमेल अलाउड इन दिस ग्रुप, तो पैरी तो आंसर हो नहीं सकती, हमें ऐसा चाहिए कि किसी भी टीम में नहीं आए। एंजेलिना क्या है, ग्रीन फीमेल, क्या ग्रीन फीमेल यहाँ पे आ सकता है, यस आ सकता है, एंजेलिना की जगह भी है, तो ये भी आपकी टीम 1 में आ सकती है। लिखते जाओ यहाँ पे, ये टीम 1 में आ रही है, ये टीम 1 में आ रही है, हमें ऐसा चाहिए जो 1 2 3 4 किसी में नहीं आ सके। काल है ब्लू मेल, इसमें तो नहीं आएगा, ब्लू मेल यहाँ पे लिखा हुआ है, काल है भी नहीं ऊपर तो आ सकता है, यानी ये टीम 2 में आ सकता है, यहीं छोड़ दो इसको। ऐसे करते करते ट्राई करो। सोफी तो बेटा चारों में ही आ गई तो खत्म ही हो गई। रिया क्या है, येलो फीमेल, येलो फीमेल यहाँ नहीं आ सकता, येलो फीमेल यहाँ भी नहीं आ सकता, येलो फीमेल यहाँ भी नहीं आ सकता, येलो फीमेल यहाँ पे आ सकता है, येलो एंड फीमेल कौन था, रिया, रिया यहाँ पे कहीं पार्ट है नहीं है, तो रिया यहाँ भी आ सकती है, तो ये भी कट हो गई। ऐसे करते करते भी आप कर सकते थे, राइट। अब ऑब्वियसली वैसे तो आंसर पे पहुँच गए हैं। लुइस, येलो मेल यहाँ पे नहीं आ सकता, येलो मेल, मेल रेड ब्लू ग्रीन के येलो नहीं है, येलो मेल यहाँ भी नहीं है, मेल है पर येलो नहीं है, यहाँ तो मेल है ही नहीं, दैट मीन्स लुइस इज द पर्सन जो कहीं नहीं आ सकता। तो इसमें आप ऐसे रख के फटाफट 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 देख सकते थे, पर कॉमन निकालने वाले में रखने से बेटर यही है, आप एक को चारों में ट्राई करोगे, जब आपको हटाना है ना तो फटाफट फटाफट हटता जाता है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अटैक डेटा इनसाइट। फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो मैंने थोड़ा स्लो स्लो किया। अब आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही बोलूँगा कि बेटा आपको बार बार इस वीडियो को एक बार में शायद आपसे नहीं देखी जाएगी, ब्रेन ट्रेनिंग होता है डेटा इनसाइट, स्लोली स्लोली वो स्टेमिना बिल्ड होगा। तो आई विल से कि पॉज, ग्रास्प एंड, ठीक है, rather than I would say observe and then play, right। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन एक बार में देख लो नहीं समझ में आएगा, इट इज टफ, इसलिए आपको इतनी वीडियोस भी नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो आसान क्वेश्चंस की मिलेंगी। पॉज करो, एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे डिडक्शंस लेके आ रहा हूँ, राइट। एक एक स्टेटमेंट से जो भी डिडक्शंस मैं कर रहा हूँ उनको अंडरस्टैंड करो, और लास्ट में फोकस ऑन दी अप्रोच। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर योर लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, जहां पर भी मैंने लॉजिकल थिंकिंग लगाई है। और जो आपके मैथ्स बेस्ड है, इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें इट इज गोइंग टू मैटर कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो, विच इक्वेशन टू स्टार्ट फ्रॉम, व्हाट इज योर इक्वेशन 1 जहां से आप बिगिन कर रहे हो, व्हाट इज योर इक्वेशन 2 जहां पे आप जा रहे हो, व्हाट इज योर इक्वेशन 3 जहां पे आप जा रहे हो। सो ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये गाइस कहीं मोटी मोटी कहानी है, आपको जो ढंग से डेटा इनसाइट में देखनी है। 2-part एनालिसिस एंड मल्टी सोर्स रीजनिंग आर वन ऑफ द टफेस्ट एरियाज हेयर इन डेटा इनसाइट।
तो जब हमने शुरू करना ही था डेटा इनसाइट तो हमने सोचा व्हाई नॉट विद द बेस्ट, राइट। तो ये एक बेस्ट एरिया था। अगर आप ये भी समझ पाते हो एटलीस्ट 40% 50%, मतलब आपने अच्छा किया है। दिस कम्स व्हेन यू बिल्ड स्टेमिना ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, राइट। आई होप कि पहले 3 तो आपको डेफिनेटली समझ में आए होंगे, लास्ट 2 टाइम लेंगे, और अगर वो भी समझ में आ गए तो गाइस बहुत ही बढ़िया। फिर तो आप आके लिख देना कमेंट्स में आई डिड वेल, अगर वो क्लियर होता है तो। दैट डिमांड सम क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग विच कम्स विद टाइम। इट्स नॉट दैट डे 1 पे आप एकदम प्रो बन जाओगे। ऑब्जर्व करो, एक एक पॉइंट जो मैंने लिखा उसके डिडक्शंस जो मैंने करे कैसे करे, राइट, एंड देन दी अप्रोच, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर इसको हम एंड करते हैं, राइट, एंड मिलेंगे आपसे बड़ी जल्दी क्वांट और वर्बल और डीआई के और लेक्चर्स के साथ। तब तक हंसते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मीट यू वेरी सून। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।